हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। नशा कहानी का सार या संक्षेप कहिए, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा, समझा। आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है, तो बिना देर किए ही मैं तुरंत आज का यह पाठ जो है आरंभ कर रही हूँ, जिसका विषय है प्रश्न उत्तर चर्चा। नशा, मुंशी प्रेमचंद, प्रश्न उत्तर चर्चा। 1 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वरी और वीर का परिचय दें कि ईश्वरी और वीर कौन है। तो इसका उत्तर है कि ईश्वरी और वीर दोनों आपस में मित्र हैं। ईश्वरी एक जमींदार का पुत्र है, परंतु वीर एक गरीब क्लर्क का पुत्र है। दोनों मित्र एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईश्वरी और वीर का परिचय एक ही साथ दिया है। यदि परीक्षा में अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग उत्तर इसी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीर का नज़रिया जमींदारों के प्रति कैसा है। तो इसका उत्तर होगा कि वीर जमींदारों को हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता है। यानी वीर का नज़रिया जो है जमींदारों के प्रति अच्छा नहीं है। वह उसे इस रूप में जानता है कि वह शोषक है, समाज के गरीबों का वह शोषण करता है, इसलिए उसे जोंक कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, स्वभाव से ईश्वरी कैसा है। तो इसका उत्तर है कि ईश्वरी विनम्र स्वभाव का है। वीर जब जमींदार के खिलाफ अपनी दलील रखता है तो वह भी अपनी दलील पेश करता है, परंतु उसकी दलील वीर के समक्ष टिक नहीं पाती है। बहस में हार जाने पर भी वह मुस्कुराता रहता है, यानी उसके अंदर सहन शक्ति है। वह स्वभाव से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय है। उसके भीतर जमींदारों के अहंकार भी भरे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैंने ईश्वरी के बारे में या वीर के बारे में जो कुछ बताया है, उन सारे गुणों को या उनके अवगुणों को आप उसके चरित्र चित्रण में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि ईश्वरी का चरित्र चित्रण कीजिए या वीर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर भी जो मैंने आप लोगों को बताया है या जो भी अभी बता रही हूँ, आप उन्हीं में से उनकी चारित्रिक विशेषताओं को चुन चुन करके अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, ईश्वरी नौकरों से सीधी मुंह बात नहीं करता है और नौकरों पर अक्सर गुस्सा उतारता है, क्यों। तो इसका उत्तर है कि ईश्वरी को सुस्ती और बदतमीजी पसंद नहीं है। वह नौकरों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहता है, इसलिए जो है ईश्वरी जो है नौकरों से सीधी मुंह बात नहीं करता है और नौकरों पर गुस्साता है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक यानी वीर का आदर्श लोक प्रेम का आधार क्या है। यानी वीर जो लोक प्रेम की बातें करता है उसका आधार क्या है, किस आधार पर वह इन सारी बातों को कहता है। तो इसका आधार क्या है, उसकी निजी दशा या अवस्था। यदि वह गरीब क्लर्क का पुत्र नहीं होता तो इतनी आदर्श की बातें वह नहीं कहता। अगला प्रश्न देखिए, दशहरे की छुट्टी होने पर वीर घर क्यों नहीं जा पाया। इसका उत्तर है कि इसका कारण यह था कि उसके पास रेल के टिकट कटाने के पैसे नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, वीर छुट्टियों में हॉस्टल में क्यों नहीं रहना चाहता था। तो इसका उत्तर भी यही है कि सभी बच्चे छुट्टियों पर अपने अपने घर चले गए थे, इसलिए वीर जो है अकेले हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरी ने लेखक को क्या न्योता दिया और उससे क्या कहा। उत्तर है, ईश्वरी ने लेखक को अपने गांव यानी घर साथ चलने का न्योता दिया। साथ ही उसने कहा कि गांव में जाने पर वह जमींदारों की निंदा ना करे, इससे उसके घर वालों को खराब यानी बुरा लगेगा। अगला प्रश्न, वे लोग रेलगाड़ी के किस दर्जे में सफ़र किए, उनका सफ़र कहाँ से कहाँ तक का था। तो वे लोग 2nd क्लास के दर्जे में सफ़र करते हैं और उनका स्थान था कहाँ से सफ़र करने का, प्रयागराज से मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी प्रयागराज से मुरादाबाद जाते हुए बीच में कहाँ रुकी थी। तो उत्तर है प्रतापगढ़।
इसके लिए आपको ये छोटे-छोटे प्रश्नों को समझने के लिए आपको पूरी कहानी को एक बार खूब ध्यान से पढ़ लेना होगा। जैसे कि मैंने कहानी के सार संक्षेप को बताया है, इसके बावजूद भी आपको एक बार पूरी कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ लेना है। हो सके तो 1 से अधिक बार भी पढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरी का स्वागत करने स्टेशन पर कितने आदमी आए थे? इसका उत्तर है 2 भद्र पुरुष और 5 नौकर। अब जो प्रश्न है वो है, दोनों भद्र पुरुष का नाम लिखो। तो पहला एक नाम है रियासत अली और राम हरक। इस नाम को आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यह कहानी जिस समय लिखी गई है उस समय अर्जेंट तार की प्रति शब्द फीस कितनी थी? प्रति शब्द कितनी थी? तो इसका उत्तर है, फीस जो थी प्रति शब्द 4 आने हुआ करती थी। यहाँ पर आप इसे प्रति शब्द कितनी थी इसको जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, वीर की तंगहाली के पक्ष में ईश्वरी ने क्या कहा? वीर की तंगहाली माने जब वीर ईश्वरी के गांव पहुंचता है, घर पहुंचता है, तो लोगों को लगता है कि वीर जो है जमींदार होते हुए भी इसके कपड़े इतने पुराने क्यों हैं, ये इतना गरीब सा क्यों लग रहा है दिखने में। तो ईश्वरी अपने घर वालों को यह बतलाता है कि उसके बचाव में क्या कहता है कि लेखक का बचाव पक्ष में ईश्वरी ने रियासत अली को यह बतलाया कि वीर जमींदार होते हुए सादगी पसंद है क्योंकि वह गांधी भक्त है। यानी जब सब लोगों को, उसके नौकरों को ऐसा लगने लगता है कि ईश्वरी वीर का परिचय जमींदार के रूप में करवाया, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर नहीं लग रहा है कि वह जमींदार के घर का है, उस समय ईश्वरी ने ये बात कही कि वह गांधी भक्त है, इसलिए सादगी पसंद है। ईश्वरी ने लेखक की कमाई के बारे में क्या बतलाया? यानी सब लोगों को वह वीर की प्रशंसा कर रहा है, उसे जमींदार बतला रहा है, तो उसकी क्या कमाई है इसके बारे में क्या बताता है कि लेखक की 2.5 लाख सालाना की रियासत है। यानी उसका जो रियासत है वो 2.5 लाख की, यानी उसकी कमाई जो है बहुत ज़्यादा है। अब प्रश्न है, महाराज चांगली कौन थे? जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक नाम महाराज चांगली का। तो चूंकि महाराज चांगली जो नाम से पता चल रहा है एक महाराज है, यानी जमींदार ही हैं, समझ लीजिए। लेकिन उसकी क्या खासियत थी उसके बारे में देखिए कि महाराज चांगली जमींदार यानी रईस थे, पर उन्हें देखकर कोई उन्हें रईस नहीं कहता था। यही कारण है कि एक बार उन्हें मजदूर समझकर बेगार में पकड़ लिया गया था। महाराज चांगली ने उन दिनों 10 लाख रुपये लगाकर एक कॉलेज खोल दिया था। यानी महाराज चांगली जो थे काफ़ी रईस थे, धनवान थे, लेकिन देखने से धनवान लगते नहीं थे। यही कारण है कि एक बार लोगों ने गलतफहमी में क्या किया था, मजदूर समझ के उन्हें पकड़ लिया था। लेखक की प्रसिद्धि ईश्वरी के गांव में किस रूप में हो गई? यानी लोग किस रूप में लेखक को यानी वीर को मानने लगे थे? तो उत्तर है गांधी जी का कुंवर चेला, क्योंकि ईश्वरी ने कहा था कि लेखक जो है यानी वीर जो है वो गांधी भक्त हैं, इसलिए सादगी के साथ रहते हैं। लेखक ने एक दिन रियासत अली को क्यों फटकार लगाई? तो इसका उत्तर है कि कारण यह था कि उसने स्वयं को जमींदार मान लिया था। उसके भीतर का आदर्श लोक प्रेम सिद्धांत सब समाप्त हो गया था। यानी रियासत अली को फटकार लगाने के पीछे लेखक या वीर के दिमाग में चढ़ा हुआ जमींदार होने का नशा था। उसका सारा सिद्धांत, सारा आदर्श, सारा लोक प्रेम जो है समाप्त हो चुका था, इसीलिए उसने रियासत अली को डांट सुनाई। सुराज का क्या अर्थ है? देखिए, सुराज कहा गया है स्वराज्य को, क्योंकि इसे देसी भाषा में सुराज ही कहते हैं, स्वराज्य को ही सुराज। अगला प्रश्न है, सुराज आने पर क्या होगा? उत्तर है सुराज आने पर मालिक और नौकर का भेद समाप्त हो जाएगा। जमींदार के पास जमीन नहीं रहेगी क्योंकि वह सारा जमीन जो है गरीबों में बंट जाएगा। लेखक ने ठाकुर को क्या वचन दिया? लेखक यानी वीर ने कहा कि अभी जमीन उसके पिताजी के हक में है, ज्यों ही उसे यह हक मिल जाएगा तो वह उसे अपने यहाँ बुलाएगा
और उसे ड्राइवरी सिखाकर उसे ड्राइवर रख लेगा। यानी ईश्वरी ने वीर का परिचय जमींदार के रूप में करवा दिया था। अब सब लोग उसे जमींदार मान रहे हैं और ठाकुर जो था वह भी उसका भक्त बन गया वीर का। तो वीर उसे समझाता है कि अभी सारी ज़मीन जो है, सारी संपत्ति जो है पिता के हक में है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जब उसे हक मिल जाएगा तो वह ठाकुर को अपने पास बुलाएगा, उसे ड्राइवरी सिखाएगा, उसे अपना ड्राइवर बना के रख लेगा। अगला प्रश्न देखिए, वापसी यात्रा में लेखक ने एक सहयात्री को क्यों धक्का दे दिया और पीटा? तो देखिए, रेलगाड़ी में काफ़ी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से लेखक को दरवाजे पर बैठने की जगह मिली। एक यात्री बड़ा गट्ठर लिए रेल पर चढ़ा, जिसके गट्ठर से लेखक का मुंह रगड़ खा रहा था। लेखक पर जमींदारी का नशा इस कदर चढ़ गया था कि वह इंसानियत भूल गया और इस कारण वह यात्री को धक्का दिया और 2-3 तमाचे जड़ दिया। ये मैंने आपको कहानी को समझाते वक्त ही बतलाया था। अगला प्रश्न है, ईश्वरी की क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी इन सारी घटनाओं के बाद ईश्वरी ने क्या किया? तो उत्तर है, लेखक के इस अमानवीय व्यवहार को देखकर ईश्वरी ने उसे डांटा। फलस्वरूप लेखक को वास्तविकता का बोध हुआ। तो ये तो छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर हैं। अब बड़े प्रश्न पर एक नज़र देखिए। नशा कहानी का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। दूसरा, नशा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने किस उद्देश्य की स्थापना की है? यानी इस कहानी को लिखने के पीछे मुंशी प्रेमचंद जी का क्या उद्देश्य है? तीसरा, ईश्वरी और वीर का चरित्र चित्रण करें। और चौथा है, नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न का उत्तर जो है आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर भी मैं एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को लिखवा देती हूँ। वह है कहानी का उद्देश्य, क्योंकि कहानी का उद्देश्य जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नशा कहानी का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह है कि रईसों का विरोध करना आसान है, लेकिन उस परिस्थिति में जीकर स्वयं पर संयम रखना कठिन कार्य है। कहानीकार ने नशा कहानी में इसी कहानी को इसी उद्देश्य से लिखा है। यहाँ आप को लगा लीजिए, ठीक है। इस कहानी को इसी उद्देश्य से लिखा है। यानी नशा कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बतलाया है कि हम किसी का विरोध करते हैं, किसी धनवान व्यक्ति का विरोध करते हैं उस परिस्थिति में जब हमारे पास धन नहीं होता है, लेकिन धन रहने पर हमारा क्या व्यवहार होगा यह तय करता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हमारा चरित्र कैसा है। तो तात्पर्य यह है कि धन होने पर मनुष्य को संतुलित व्यवहार या अपने में संयम रखना काफ़ी आवश्यक है, जरूरी है। किसी का विरोध करना और किसी को कोरा उपदेश देना बड़ा ही सहज है, पर उस आदर्श को अपने जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन होता है। जैसा कि हमने नशा कहानी में देखा कि वीर जो है बहुत लोक प्रेम की बातें करता है, आदर्श की बात करता है, जमींदारों की बुराई करता है, लेकिन जब उसका परिचय जमींदार के रूप में होता है और वह जमींदारों जैसे आचरण करने लगता है, तब वह भूल जाता है इन सारी बातों को और वह भी जमींदारों की तरह ही बन जाता है। यह कहानी प्रेमचंद के लेखन के उस दौर यानी समय की कहानी है जब वे आदर्श से ऊपर उठकर यथार्थ चित्रण करने लगे थे। इस बात या सत्य को उन्होंने नशा कहानी में वीर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इसका क्या अर्थ है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में आदर्श को स्थान दिया है, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को भी समझा। तो कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की आरंभिक कहानियों में आदर्श का चित्रण मिलता है, लेकिन बाद में उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं उनमें यथार्थ यानी सच्चाई का वर्णन मिलता है। ऐसी एक कहानी है उनकी कफन कहानी।
आप अगर कभी मौका मिले तो इस कहानी को जरूर पढ़िए। अच्छा, वह यानी वीर एक साधारण क्लर्क का पुत्र है जो हमेशा जमींदार वर्ग के अत्याचारों, शोषण नीति की हमेशा निंदा करता रहता है। अपने मित्र ईश्वरी जो एक जमींदार का पुत्र है, उसके समक्ष भी वह जमींदारों की बुराई करता है। पर एक बार जब वह ईश्वरी के घर घूमने जाता है और उसका परिचय ईश्वरी ने एक जमींदार के रूप में कराया, तो उसका सारा आदर्श हवा की तरह गायब हो जाता है। उसका व्यवहार एक निर्दयी जमींदार की तरह हो जाता है जो छोटी बातों के लिए नौकरों को डांटता रहता है। यहाँ तक कि जब वह रेल से प्रयाग लौटता है तो रेल के डब्बे में गठरी नादे एक मुसाफिर को तमाचा भी मार देता है, क्योंकि उसकी गठरी से उसके मुंह पर रगड़ खा गई है। उसके इस अमानुषिक व्यवहार का सभी यात्री विरोध करते हैं और ईश्वरी भी उसे फटकार लगाता है, जिससे उसे स्वयं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। उसके सिर पर चढ़ा रईसी का नशा धीरे धीरे उतर जाता है। यदि वीर अपने आदर्शों पर टिका रहता तो जमींदार के रूप में वह अपनी विनम्रता का परिचय देता तो आदर्शवादी कहलाता, परंतु उसका चरित्र ऐसा नहीं है, वह यथार्थवादी है। सत्य तो यह है कि मनुष्य जितनी आदर्श की बात करे, यदि परिस्थिति में पड़कर स्वयं पर संयम रखे, तभी वह चरित्रवान है, सफल है। पर साधारणतः ऐसा नहीं होता है। यही बतलाना ही प्रेमचंद का उद्देश्य है। यानी जो बात हम कह रहे हैं, उस परिस्थिति में रहकर अगर हम उस बात पर टिके रहें, तभी हम चरित्रवान बनते हैं। तो इसी बात को मुंशी प्रेमचंद जी ने नशा कहानी में बतलाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न उत्तर चर्चा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे निसंकोच भाव से पूछें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।